नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। लोकसभा चुनाव का 5वें चरण का मतदान देश भर में जारी है। वहीं झारखंड के 3 सीटों पर आज सवेरे से ही मतदान चल रहा है। झारखंड के चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में हम कह सकते हैं कि लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। जो प्रतिशत अब तक 11 बजे तक के प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार 25% जो है मतदान हो चुके हैं। वाकई में इस बार झारखंड में भी जिस तरह लोकसभा चुनाव लगातार देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आज 3 सीट पर चुनाव हो रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह है और सीधे फाइट जो है कहीं ना कहीं एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच देखी जा रही है। सभी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक राजेश सिंह हैं। साथ ही साथ किनके खिलाफ मुकाबला, कांटे की टक्कर है, कौन किसको मात देगा, कौन किसको पर विजय होगा, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। चूंकि काफ़ी लंबे समय से हम कह सकते हैं कि जैसे ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा था, तो अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी सीधे एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच टक्कर देखने को मिल रही थी। लेकिन सब के बीच में एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा प्लेयर चुनावी मैदान में उतरा जो कहीं ना कहीं दोनों एनडीए और इंडी गठबंधन की समीकरण पर हावी होता नजर आया, और वो नाम है उभरता खिलाड़ी जयराम महतो। उनकी भी जो पार्टी है वो कितना प्रभाव करेगी, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे अपने संपादक राजेश सिंह से। साथ ही साथ जो वोट के परसेंटेज है ये किस ओर इशारा कर रहा है, ये भी जानेंगे। राजेश जी, जिस तरह से वोट के परसेंटेज आप देख रहे हैं, भीषण गर्मी है, बावजूद इसके 11 बजे तक 25% लगभग जो है मतदान हो चुके हैं, जो निर्वाचन आयोग ने आंकड़े दिए हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, ये आंकड़े कहां तक जाएंगे, या फिर जिस तरह से आज 3 सीटों पर चुनाव हो रही है, इसमें जिस तरह से कैंडिडेट है इंडिया गठबंधन की, इंडी गठबंधन की, कौन किस पर हावी हो सकता है? कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में दोनों ने कसर नहीं छोड़ा है। हाँ, नहीं, देखिए, ये 3 सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से मतदाता अपने मतलब बूथों तक जा रहे हैं और जिस तरह की संख्या बल देखने को मिल रही है, उससे तो लग रहा है कि काफ़ी उत्साहित हैं, और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग। और इससे अभी तक जो लगभग 25% तक का 11 बजे तक का जो जानकारी है कि 25% तक हुआ है, ये संकेत कर रहा है कि ये कम से कम 65-70 तक जाएगा। तो ये एक अच्छा रुझान है। उसमें प्रचार प्रसार भी जो निर्वाचन आयोग ने किया है और मतदाताओं को जागरूक किया है, उसका भी प्रतिफल देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बात है कि ये किस तरफ जा रहा है या अभी तक का क्या रुझान है, वोटरों का मिजाज क्या है, तो प्रथम दृष्टया जो देखने को मिल रहा है, जो झारखंड में चौथे चरण में जो हमारा पहला चरण का चुनाव हुआ है, जो इन 4 सीटों पर, ये दूसरा जो है जो 3 सीटों पर है, तो ये अब देखने को मिल रहा है कि ये शहरी वोटर वर्सेस ग्रामीण वोटर का एक फर्क देखने को मिल रहा है। ग्रामीण वोटर भी उतने उत्साहित हैं, शहर के भी वोटर उतने उत्साहित हैं, लेकिन दोनों का जो अपने अपने जो मताधिकार का प्रयोग करना है, उसके पीछे की जो सोच है, दोनों में कुछ अंतर है। ग्रामीण इलाके के लोग जो हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को ज़्यादा मतलब प्रमुखता दे रहे हैं, जबकि शहर के लोग हैं जो कि जो केंद्र की सरकार है और जिस तरह से कामकाज कर रही है, उसके कामकाज के आधार पर अपना मतदान कर रहे हैं। तो ये जो फ़र्क देखने को मिल रहा है, इससे पहले भी हमने जो कहा था, उसके अलावा जो चीज़ें जो सामान्य रूप से चुनाव में देखने को मिलती है, जातीय समीकरण और बाकी चीज़ें, वो यहाँ पर भी है। और जो अब तक जैसे हजारीबाग सीट पर और चतरा और कोडरमा, हजारीबाग और चतरा, ये तीनों सीट लोकसभा की सीटें ऐसी हैं या यहाँ के मतदाता ऐसे हैं, जो आप देखिएगा कि इसका आंकड़ा, तो ये ज़्यादातर मतदाता लोग हैं जो बाहर में दूसरे राज्यों में जा कर के कामकाज करते हैं। और कोविड के दौरान जो ये लोग, कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में, कोई दिल्ली में, कोई हरियाणा में, कोई और भी दूसरे राज्यों में, यूपी में बहुत सारे लोग जो थे, तो उनका
मतलब कोविड के समय में जो राज्य सरकार जो इन लोगों को एरोप्लेन से लेकर के आई और फिर इन लोगों को काफ़ी मदद की, तो इन चीज़ों को भी याद किए हुए हैं। जो मेरे सोर्स कह रहे हैं, जिन कुछ लोगों से मैंने बातचीत किया, तो ये आज भी उन लोगों को याद है। कई चीज़ें हैं, उसके अलावा महंगाई, बेरोज़गारी और ये तमाम चीज़ों पर लोग सोच समझ करके अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसका असर देखने को मिल रहा है। जातीय समीकरण भी एक अलग चीज़ है, और ख़ास करके कि जो ये तीनों इलाके हैं, ये तीनों इलाके में कहीं ना कहीं महतो वोटर, जो मैंने पहले, इससे पहले के चरण के चुनाव में जो मैंने कहा था कि वो बड़े मतलब कारगर साबित होंगे, तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर इनकी बहुलता है, खास करके हजारीबाग ज़िला में, और ये काफ़ी असर कर रहा है, जो मेरी सूचना है। तो ये सब तमाम चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है कि जो तीनों सीटों पर कांटे की टक्कर है, और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहा नहीं जा सकता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब 4 जून को इसका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि पूरी तरह से जो है ये कांटे की टक्कर वाला चुनाव चल रहा है तीनों लोकसभा सीटों पर। और यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहा है, वो ग्रामीण वोटर उतने उत्साहित हैं, शहर के भी वोटर उतने उत्साहित हैं। ग्रामीणों में वोटरों की संख्या ज़्यादा है। आप देख रहे हैं, आप समाचारों में भी, न्यूज़ चैनलों में भी, हमारे यहाँ भी चल रहा है, तो लंबी लंबी कतारें हैं देखने को मिल रही। महिलाओं की भी संख्या उतना है। यूथ भी बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं। हाँ, इस बार आ रहे हैं। तो यूथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यूथ का अगर रुझान जिस तरफ होगा, ऐसे भी पहले भी चुनाव के पूर्व के सर्वे में भी कहा जा रहा था कि यूथ इस बार उनकी भूमिका अहम रहेगी। और अगर यूथ पूरी तरह से मतदान केंद्रों में आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो इट मीन्स है कि वो, एक तो है कि वोटर परसेंटेज बढ़ेगा, और दूसरी तरफ है कि मतलब वो उसमें अपने मुद्दे लोग देख रहे हैं। यूथ अपने मुद्दे देख रहे हैं, ये मुद्दे देख रहे हैं। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि ये कांटे की टक्कर होने वाली है, और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 4 जून को पता चलेगा। मतलब जिस तरह से जो आपको फीडबैक मिले हैं, जो आपके सोर्सेज बता रहे हैं, उसके अनुसार जिस तरह से आपने बताया, हमारे दर्शकों को बताया, तो कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव हो, वो पिछली बार लोकसभा चुनाव को भी आपने देखा होगा, वो और इस बार का चुनाव काफ़ी डिफरेंस हो रहा है, कांटे की टक्कर हो रही है। अगर हम बात करें, आप आज जिस तरह से 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, प्रत्याशियों की बात करें तो देखिए, कोडरमा से जो प्रत्याशी है अन्नपूर्णा देवी, ऑलरेडी वो मंत्री थी, वो कई बार विधायक रह चुकी हैं। दूसरी बात, अगर उनके सामने अगर हम बात करें विनोद सिंह, तो वो विधायक रहे हैं दूसरे क्षेत्र से, कोडरमा में जाकर के अपना किस्मत आजमा रहे हैं, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। वहाँ कैसा लग रहा है अन्नपूर्णा वर्सेस विनोद सिंह? नहीं, वहाँ भी कांटे की टक्कर है। वहाँ भी कांटे की टक्कर है। जो पहले लग रहा था कि चीज़ें एक तरफा होंगी, और लेकिन वहाँ भी कांटे की टक्कर वाली स्थिति आ गई है। और विनोद सिंह दूसरी तरफ जो है, अन्नपूर्णा देवी जो केंद्रीय मंत्री हैं, और दूसरी तरफ विनोद सिंह हैं जो कॉमरेड महेंद्र सिंह के पुत्र हैं, और वो भी 2-3 बार के विधायक हैं। तो वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और वहाँ भी जो चीज़ें हैं, जातीय समीकरण, खास करके यादव बहुल इलाका है वो कोडरमा का क्षेत्र, तो यादव भी वहाँ हालांकि बटे हुए हैं। जो मेरी सूचना है कि कई ठीक ठाक संख्या है, और वो उनका रुझान पहले से भाजपा की तरफ था, इस बार भी भाजपा की तरफ है। लेकिन बहुत सारे वोटर जो है अपनी तरफ करने में कामयाब भी हुए हैं विनोद सिंह। और विनोद सिंह को ऑलमोस्ट जो है वहाँ पर जो बताया जा रहा है कि करीबन हर जाति में उनका एक समर्थन कहीं ना कहीं मिल रहा है। लेकिन वो कितना वो जीत में तब्दील हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि वहाँ पर वो विनोद सिंह भी जो है अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री को ठीक ठाक टक्कर दे रहे हैं। जैसे आपने बताया कि वहाँ यादव की संख्या ज़्यादा है, इधर विनोद सिंह है, लेकिन कहीं ना कहीं विनोद सिंह के सभी सभाओं में आपने देखा होगा, उनके जनसंपर्क अभियान में राजकुमार यादव वो भी साथ साथ रहे हैं। कितना उनको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि राजकुमार यादव भी उसी क्षेत्र के एक बड़ा फेस था, मास फेस उनका था। हाँ, नहीं, मास फेस था, और वो कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा और लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं वो। और उनकी अच्छी खासी पैठ है
उस इलाके में, हालांकि वो कभी जीत नहीं दर्ज कर सके। तो उनकी भी पार्ट है। वही बता रहा हूँ कि परसेंटेज ऑफ, मतलब उसमें भी यादव वोट में भी जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो कहीं ना कहीं बाद में जो परंपरागत तरीके से जो है कि अब अन्नपूर्णा देवी हैं वहाँ पर जो चुनाव लड़ती आ रही हैं और पहले से उनको पूरा समर्थन मिलता आया है, तो एक तरह से कह लें कि परंपरागत तरीके से वोट जो है वो अन्नपूर्णा देवी के लिए, तो अभी बीजेपी में है तो बीजेपी के लिए जा रहा है, उससे पहले राजद में थी तो राजद के लिए गया था। तो उसमें से कुछ वोट जो है इधर उधर हुए हैं। राजकुमार यादव ने भी कई मतलब अपने ये पर कुछ यादव वोट को अपनी ओर खींचा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि और भी बहुत सारे समीकरण हैं, बहुत सारे कास्ट फैक्टर हैं जो मिला जुला करके ये बता रहे हैं कि अन्नपूर्णा देवी के लिए जो माना जा रहा था कि बहुत आसान सीट है वो आसान नहीं है। विनोद सिंह टक्कर दे रहे हैं और रोमांचक मुकाबला है, देखने को मिल रहा है। कि विनोद सिंह टक्कर दे रहे हैं, पिछले बार वाली स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम फिर बात करें हजारीबाग की, हजारीबाग में भी आप देख रहे हैं कि दोनों विधायक लोकसभा में किस्मत आजमा रहे हैं। मनीष जायसवाल, नो डाउट हजारीबाग में उनकी अच्छी पकड़ है, तो इधर मांडू में भी जेपी पटेल की अच्छी पकड़ है। और जेपी पटेल की का इतिहास तो आप जान ही रहे हैं कि वो बीजेपी से जस्ट कांग्रेस में गए और कांग्रेस से फिर वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो हजारीबाग की क्या फीडबैक मिल रही है, क्या आपके सोर्स जो है वो बता रहे हैं, वहाँ की क्या स्थिति है? हजारीबाग में भी स्थिति टक्कर की ही है। मनीष जायसवाल ने भी बहुत मेहनत की है, भाजपा ने भी अपना पूरा जोर लगाया है। और जेपी पटेल चूँकि एकदम 11th आवर में मतलब बीजेपी से आकर के फिर कांग्रेस में आना, तो कांग्रेस में आकर के और वो भी एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और कड़ी ही टक्कर नहीं दे रहे हैं बल्कि मतलब जो समीकरण है उससे तो मतलब बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है अब तक जो जानकारी मुझे मिल रही है। चूँकि वहाँ पर जो है वो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब उनका एक अच्छा खासा वहाँ संख्या है और वो उनके पक्ष में कहीं ना कहीं है। वो ग्रामीण इलाका, जैसे मैंने कहा कि ग्रामीण इलाका और शहरी इलाके की बात है। जायसवाल भी हैं, ये वो भी है, उनका अपने परंपरागत वोटर है। जितने वैश्य समुदाय के लोग हैं उनकी तरफ है, बीजेपी की तरफ है। और इधर महतो कुर्मी जो देखने को मिल रहा है और जो फीडबैक है, खास करके उसी में जो मतलब उसकी गणित को मैं समझने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें मैंने पता लगाया कि मतलब जो चारों तरफ जो महतो वोटर्स जो भी है हजारीबाग लोकसभा सीट का, और अगर रामगढ़ का, चूँकि रामगढ़ के पर्टिकुलर रहे हैं ये जो गिरिडीह के प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, जो उनका गढ़ रहा है और वहाँ से लगातार वो जीतते आए हैं। और जब वो सांसद बने तो उनकी पत्नी वहाँ से जीत दर्ज की, तो उनका एक अच्छा खासा दबदबा है और वहाँ भी कुर्मी वोटरों की संख्या काफ़ी है। तो वही मैं पता लगा रहा था कि चूँकि ये गणित मुझे समझना था कि चारों तरफ जो है वो रुझान है, और अगर रामगढ़ में भी अगर कहीं ना कहीं है, तो अगर बीजेपी को, जो परंपरागत तरीके से बीजेपी या एनडीए को जाता है, चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू में भी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन वहाँ से भी जेपी पटेल को मिलने की सूचना मुझे मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि टक्कर, हाँ, टफ हो सकता है। आगे कांटे की टक्कर है, रोमांचक मुकाबला है। और आने वाला समय अब इस को मतलब अगर यहाँ पर थोड़ा नुकसान है तो मतलब किस जगह से और कई समीकरण से वो इसको पाटने में कहाँ तक सफल हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, ये तो मनीष जायसवाल जी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर के मुकाबला यहाँ भी बहुत रोमांचक है। वाकई में कोडरमा का भी समीकरण कहीं ना कहीं या फीडबैक जो मिले हैं वो हमने अपने दर्शकों को बताया, और हजारीबाग का भी जो है वो फीडबैक बताया। चतरा सीट को लेकर के भी आपने देखा कि काफ़ी कुछ घमासान हो चुका है। जिस तरह से जैसे ही के एन त्रिपाठी को कांग्रेस ने वहाँ पर उम्मीदवार बनाया, आपने देखा कि यहाँ सभा में कांग्रेस और आरजेडी के नेता भिड़ गए। तो उस भिड़ंत के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि चतरा में के एन त्रिपाठी को काफ़ी जो है मशक्कत करनी पड़ेगी, या फिर के एन त्रिपाठी की राह आसान नहीं लग रही है? नहीं, शुरुआती दौर में जब उनको प्रत्याशी बनाया गया तो लोग बहुत मतलब आश्चर्यचकित थे कि मतलब कैसे उनको मतलब प्रत्याशी बना दिया गया। वो वहाँ के हैं, पलामू के हैं, और पलामू से फिर इनको बना दिया गया।
तो ये चूंकि बाहरी भीतरी का वहाँ उम्मीदवारी को लेकर के पहले से हर दल में, वहाँ पर हर दल में डिमांड रहा है, तो इसको लेकर के काफ़ी विरोध था के.एन. त्रिपाठी जी का। लेकिन अब है कि चीज़ें बदल चुकी है, बहुत तेज़ी से चीज़ें बदली है। और वहाँ पर कालीचरण सिंह जी जो शुरू में लग रहा था कि उनको सीधा सीधी वॉकओवर मिलने वाला है, अब उनको काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है कि चूँकि कई चीज़ें बदली हैं, समीकरण बदला है। पहला तो एक फैक्टर था कि वहाँ पर एक तो यादव, वहाँ भी बहुल इलाका है, यादव बहुल इलाका है, ओबीसी बहुल इलाका है, वहाँ जो राजपूतों की भी संख्या है अपनी। तो सुनील सिंह को जो टिकट काटा गया, इसको लेकर के क्षत्रिय समाज में बहुत आक्रोश था और वो आक्रोश देखने को मिला। और बहुत मतलब उन्होंने सीधे तौर पर तो क्षत्रिय समाज के लोगों ने तो घोषणा कर दी थी कि भाई बीजेपी को वोट नहीं करना है, लेकिन बावजूद उसके कोर वोटर रहे हैं क्षत्रिय समाज के लोग, बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं हर जगह पर। तो वहाँ इस विरोध के बावजूद जो चीज़ें हैं, कई लोग हैं कि वो मतलब बीजेपी से इतर जा कर के अपना सारा चीज़, लेकिन बीजेपी बहुत कुछ हद तक बांटने में सफल हो गई, ये सूचना है। बावजूद उसके बहुत सारा जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो बीजेपी के खिलाफ भी वोट कर सकते हैं। और उसके अलावा ओबीसी समाज और ये खास करके यादव, तो ये कहीं ना कहीं जो इनको बाद में आप देखे होंगे कि कांग्रेस के साथ में जो आरजेडी का एकदम 36 का आंकड़ा चल रहा था गठबंधन में रहने के बावजूद, बाद में इस मैसेज को उन लोगों ने साथ में एक मंच साझा करके उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया, जो कि वहाँ पर सफल रहा है और इसका बहुत फ़ायदा देखने को मिला है। तो उससे है कि बहुत हद तक जो है के.एन. त्रिपाठी के पक्ष में चीज़ें चल रही है। तो वहाँ भी जो चीज़ें बहुत बिल्कुल आसान जो नज़र आ रहा था वो आसान नहीं है, वहाँ भी अब है कि कांटे के टक्कर में तब्दील हो गया है। अब मिला जुला करके देखिए, हर लोकसभा चुनाव में जो पिछला 2019 के चुनाव में जो था 5 लाख 3 लाख का जो फासला था, बीजेपी ने 12 सीट दर्ज की थी, हर जीत में उनका लगभग इतना का अंतर था। लेकिन अब ये है कि अंतर घट करके कम हो जाएगा और मुझे लगता है कि लाख के नीचे में चला जाएगा। और लाख के नीचे या 50,000, 40,000, 30,000 जो है लोकसभा चुनाव में बहुत मायने नहीं रखता है, ये कांटे की टक्कर है। तो ये टक्कर मोटा मोटी जो है ये तीनों सीटों में भी देखने को मिलेगा। और अब देखिए इसके बाद के जो लोकसभा की सीटें बचेंगी उस पर क्या कुछ होता है। वाकई में तो कांटे की टक्कर इस 3 सीटों पर भी जो है वो देखी जा सकती है, जैसा कि हमारे रिसोर्स ने बताया, जैसा कि हमारे जो संपादक हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में जो सवेरे से मतदान हो रही है कि क्या कुछ फीडबैक मिल रहे हैं, जनता के क्या कुछ रुझान है, और भी कई तरह की जो फीडबैक है वो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसे हमने आपको साझा किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष ने भी चुनाव से पहले लगातार जो है सभी क्षेत्रों पर भ्रमण किया था, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, वहाँ पर कई दिन रह करके भी वहाँ के लोगों से जो है जानने की कोशिश की कि क्या कुछ रुझान है। मनीष, जब आप वहाँ थे तीनों क्षेत्र में, क्या कुछ रुझान मिल रही थी, जनता क्या चाह रही थी, किस मुद्दे को लेकर के वो वोट देना चाह रही थी? देखिए रफी, सबसे पहली बात है 3 लोकसभा में मतदान हो रही है। कोडरमा की बात करेंगे, हजारीबाग बात करेंगे। सबसे पहले हजारीबाग की अगर बात करेंगे, वहाँ पे जब से बीजेपी से मनीष जायसवाल, उसके बाद कह सकते जेपी पटेल, और सर ने कहा है कि वहाँ पे कुर्मी वोट जो है वो बहुत फैक्टर होने वाला है। अगर कुर्मी एक मुश्त कह सकते हैं कि अगर जेपी पटेल के पक्ष में आ जाए तो समीकरण भी बदल सकता है। और मनीष जायसवाल, सर ने कहा कि नहीं, सही में जो बैस है, बनिया है, वो मनीष जायसवाल के तरफ है। लगातार कह सकते हैं बीजेपी का हजारीबाग में शुरू से कोर वोटर है, और हजारीबाग ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम लगातार होते रहा है। आपने देखा कि एक बीजेपी का वहाँ पे कोर वोटर है, घर है, लेकिन उसको पटाक्षेप करने के लिए जेपी पटेल ने भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ा है। उसके साथ जितने भी कांग्रेस के कह सकते, अंबा ने पहले कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए वो झिझक रही थी कि कैसे जाना है नहीं जाना, लेकिन अब खुल के वो अंबा प्रसाद ने बस 2 दिन पहले ही मतदान करने का आग्रह किया। सभी क्षेत्र में जाके अंबा का इस बार यहाँ से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। एक तरफ कह सकते हैं कि जो इंडी गठबंधन है, जितने भी दल है, सब मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं हजारीबाग में। लेकिन इसका सर ने एक बात कहा है कि इस बार जो ये कह सकते हैं मार्जिन होगा वो कम से कम 50,000 या लाख होगा। अगर वो आ जाता है तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस बार
अगला हो सकता है जो फिर से एक बार लोकसभा चुनाव होगा उसमें कहीं ना कह सकते हैं नए नेता के रूप में फिर से एक बार जेपी पटेल उभरेंगे। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जेपी पटेल कम वोट लाएंगे, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो तीनों गठबंधन है एक मुश्त होकर चुनाव लड़ रही है। मनीष जायसवाल के लिए किसी भी प्रकार के कह सकते हैं आसान नहीं है। दूसरा अगर बात करेंगे चतरा को लेकर, चतरा में हाँ जब केन त्रिपाठी का नाम का जैसे अनाउंसमेंट हुआ था आरजेडी कांग्रेस में भिड़ंत हो गया था, और उसके बाद क्षेत्र की अगर बात करेंगे क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं केन त्रिपाठी का विरोध भारी तरह से हुआ था, क्योंकि बाहरी को लेकर था केन त्रिपाठी पलामू से हैं, वो चतरा के चुनाव लड़ते हैं। उसके तरह से सत्यानंद भोक्ता, आज की अगर बात करेंगे सत्यानंद भोक्ता अपने पैतृक गांव गए थे वोटिंग देने के लिए, वहां के लोगों ने उनको काफ़ी विरोध किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय तो आते हैं लेकिन यहाँ के लिए काम नहीं करते हैं, विकास का काम किसी भी प्रकार का काम नहीं किया है, ये सबसे बड़ी बात है। और वहाँ पे कह सकते हैं जो कालीचरण सिंह है वो कह रहा है कि वो 40 साल से बीजेपी में बीजेपी के लिए काम किया है, वो सबसे स्थानीय नेता है। अगर बाहरी भीतरी का वहाँ शुरू से कह सकते कार्यकर्ताओं में चला है, लेकिन देखना होगा कि जो कह सकते केन त्रिपाठी को कितना मजबूती मिलता है। वहाँ भी आरजेडी साथ में अब, लेकिन धीरे धीरे कह सकते 2 से 3 दिन पहले दिख रहा है कि नहीं सब मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, साथ में लड़ रहे हैं, हर जगह चुनाव प्रचार कर हर क्षेत्र में जा रहे हैं। लेकिन ये भी देखना होगा क्या केन त्रिपाठी को कितना लाभ मिलता है। आरजेडी का वो कर रहा है, और आरजेडी हो चाहे जेएमएम हो चाहे कांग्रेस हो, मिलकर वाम दल भी कई संगठन में शामिल है, क्या उनको कह सकते एक सम्मानजनक वोट वहाँ से मिलता है ये नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आज तीसरा कह सकते कोडरमा की अगर बात करेंगे, जहाँ कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, दूसरी तरफ विनोद सिंह कह सकते हैं जो विधायक अभी भी हैं वो, और दूसरी ये जो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, दोनों में टक्कर है। कह सकते विनोद सिंह को लेके लगातार कहा जा रहा था कि नहीं वो एक तरफ से यादव वोट उन्हें कैसे मिलेगा, उनके लिए आरजेडी वहाँ ने बहुत अच्छी तरह से कैंपेनिंग किया है। कांग्रेस कैंपेनिंग कर रही है, पहले जैसे लग रहा था कि नहीं ये आसान होगा, लेकिन सर ने भी कहा कि वो आसान अब नहीं देखने को मिल रहा है। आज की अगर की मतदान की बात करेंगे, दोनों तरफ से कह सकते हैं वोटिंग हो रही है और दोनों के पक्ष में वोट वहाँ लगातार जारी है। लेकिन देखना होगा जब 4 जून को ही पता चलेगा आखिर 3 जो जहाँ पे चुनाव चल रहा है आखिर कौन वहाँ पे विजयी होता है। वाकई में ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। एक बात और हमने शुरू में कहा था कि ये लोकसभा चुनाव में झारखंड में जहां एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच जो है लड़ाई है, वहीं जो तीसरा मोर्चा जो कह सकते हैं युवा के रूप में उभरता हुआ नज़र आ रहा है, वो कितना फैक्टर काम करेगा, उसका इन दोनों पर कितना असर करेगा। एक बार फिर से हम जुड़ेंगे अपने संपादक राजेश जी से कि जिस तरह से जयराम महतो एक युवा नाम सुन रहे होंगे, काफ़ी सुर्खियों में है, उसकी भी पार्टी के कई कैंडिडेट जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं, तो उनका कितना इस दोनों एनडीए और इंडिया में इफेक्ट पड़ेगा? देखिए इफेक्ट तो पड़ेगा, और वो उसका पहले भी जो हम लोगों ने बातचीत किया था तो उसमें कहा था कि उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगी या मतलब एनडीए को मिलेगा या फिर इंडी गठबंधन को मिलेगा। ये कहा नहीं जा सकता कौन कितना क्या समीकरण में किसके हिस्से में क्या जाएगा। लेकिन आपको हजारीबाग का जहाँ तक है वहाँ भी कैंडिडेट है, JBKSS का है कोई संजय मेहता, तो संजय मेहता का है, लेकिन वो प्रचार के ही दौरान कुछ विवादों में आ गए थे। कहीं से उनको अचानक से कुछ गाड़ी मिल गई थी, किसी की गाड़ी थी क्या थी, लोगों ने आशंका जाहिर किया, इसका एक गलत मैसेज गया जिसके वजह से मतलब उनके प्रति जो था वहाँ के लोकल वोट का जो खास करके महतो वोटरों का था, वो उन पर गलत मतलब एक संदेश गया, एक मैसेज गया, और इसका फ़ायदा मिल गया JP पटेल को। उनको लगा कि भाई पता नहीं ये कैंडिडेट का क्या है नहीं है, जो मेरी सूचना है, तो उसके बाद उस JP पटेल के तरफ मतलब मुखातिब हो गए उनके वोटर, जो सूचना है। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट कम देखने को मिलेगा जहाँ तक हजारीबाग का सीट का सवाल है, और चतरा और कोडरमा में शायद इसके कैंडिडेट नहीं है। तो ये समीकरण जो है जो यहाँ पर होना था, जो कि यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर हो गया इस इशू के बाद, और बाकी जगह पर जो है अब इसके बाद के आगे के जो चरण है उसमें जहाँ तक है गिरिडीह में जयराम महतो खुद भी हैं और धनबाद है, तो यहाँ इन 2 सीटों पर इसका असर देखने को मिलेगा ये आने वाले चरण में। यहाँ पर जो था वो हजारीबाग में ही था, जो कि बहुत ज़्यादा वो असर नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो सुना आपने कि किस तरह से न्यूज़ विंग की टीम लगातार लोकसभा चुनाव के बिगुल बजते ही पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके लोगों से फीडबैक लेकर के राजनीति समीकरण किस ओर कह रहा है उनके फीडबैक लेकर के आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही है, आगे भी कोशिश करती रहेगी। हालांकि जिस तरह से आज 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, मतदान किया जा रहा है सवेरे से ही, तो कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। कहना कुछ भी अभी जल्दबाजी होगा कि कौन 100% जीत ही जाएगा या फिर कितने मतों से जो है अंतर रहेगा, डिफरेंस रहेगा। लेकिन ओवरऑल ये कहना गलत नहीं होगा कि 2019 वाली स्थिति 2024 में नहीं है। जीत हार का भी जो फासला होगा वो काफ़ी कम होगा। अब 4 जून को ये पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना है, किन मुद्दों पर जनता ने अपने उम्मीदवार को वोट दिया है। आप जुड़े रहे न्यूज विंग के साथ, सहयोगी राकेश के साथ, रफी समी, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।